नमस्कार। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आज दिल्ली को मिलेगी विकास की रफ्तार। पीएम मोदी 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। नई दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम प्रेस वार्ता आज। वोट चोरी के कथित दावों और बिहार में चल रहे एसआईआर के बीच हो रही है प्रेस वार्ता। अंतरिक्ष में परचम लहराकर भारत लौटे शुभांशु शुक्ला। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो प्रमुख ने किया स्वागत। कठुआ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत। रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी पहुंचा नुकसान। कठुआ पुलिस स्टेशन भी प्रभावित। और चशोती में चौथे दिन भी राहत और बचाव अभियान जारी और अब तक 58 लोगों की मौत, 75 से अधिक लापता, 400 से ज्यादा जवान तलाशी अभियान में जुटे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां कठुआ के जंगलौट क्षेत्र में बादल फटने की खबर सामने आई है और इस बादल फटने की वजह से 4 लोगों के हताहत होने की सूचना है। और इसी के साथ ही रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कठुआ पुलिस स्टेशन भी इससे प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एसएसपी कठुआ से बात की है। आपको ये बड़ी खबर बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक जंगलौट क्षेत्र में बादल फटने की खबर सामने आई है, जिसके चलते वहां पर काफी हानि हुई है। रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी काफी नुकसान पहुंचा है। 4 लोगों के हताहत होने की सूचना है। स्थानीय प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल तुरंत वहां पर पहुंच गए हैं और बचाव अभियान में इस वक्त जुटे हुए हैं। किश्तवाड़ के बाद ये दूसरी प्राकृतिक आपदा यहां पर हुई है, जहां कठुआ के जंगलौट क्षेत्र में बादल फटने की खबर सामने आई है और काफी क्षति यहां पर पहुंची है, जिसके चलते रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले देखा था कि किश्तवाड़ में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई थी बादल फटने की, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। अब ये दूसरी घटना जो है वो कठुआ से सामने आ रही है, जहां जंगलौट क्षेत्र में बादल फटा है और इसकी वजह से 4 लोगों के हताहत होने की सूचना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एसएसपी कठुआ से बात की है और पूरे हालात का उन्होंने इस वक्त जायजा लिया कि वहां पर किस तरह के हालात हैं। ये दूसरी घटना हमें देखने को मिली है, जहां एक बार फिर से बादल फटने से तबाही आती हुई नजर आई है और खास तौर पे राजमार्ग और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। लोग भी इससे हताहत हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और सेना की टीमें वहां पर बचाव अभियान के लिए तुरंत पहुंच गई हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूरे हालात का जायजा लिया। फोन पर बात की उन्होंने एसएसपी कठुआ से। पुलिस स्टेशन भी इससे प्रभावित बताया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता शब्बीर डार इस वक्त जुड़ गए हैं। शब्बीर, किस तरह की स्थिति है वहां की? जी, किश्तवाड़ में अभी भी बचाव कार्रवाई जारी है। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का जो ऑपरेशन है उसमें काफ़ी तेज़ी लाई गई है। अभी तक जो
जो प्रशासन ने जो आंकड़े दिया है उसमें 58 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और अभी भी 75 से ज़्यादा लोग इसमें मिसिंग हैं। लेकिन जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी जोरों पे जारी है। सीनियर ऑफिसर जो है पुलिस है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो वहाँ पे कैंप किए हुए हैं और वहाँ पे पूरी जो है जो रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन है खासतौर पे उसकी निगरानी कर रहे हैं। 400 लोग जो है आर्मी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और वॉलंटियर ग्रुप्स के और एनजीओ भी वहाँ पे लगे हुए हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। मैं आपसे अभी जो हाल ही में जो अभी घटना हुई है कठुआ की, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि उसकी क्या हालत है इस वक्त। वहां पर भी बादल फटने की घटना सामने आई है। मैं एक बादल वहाँ भी एक बादल फटा है एक जंगली इलाके में जसरोटा एरिया में, जहाँ पे अभी तक जो है 4 लोगों की किलिंग की बात कंफर्मेशन हुई है, मृत्यु की बात हुई है। तो वहाँ पे भी अभी जो है बचाव कार्रवाई जारी है। पुलिस और सिविल के आला अधिकारी वहाँ पे पहुंचे हैं और इस वक्त जो है रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन और रिलीफ का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है। वहाँ पे भी आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल टीम्स हैं वो उनको वहाँ पे भेजा गया है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ भी जारी है। वहाँ भी काफी तबाही हुई है। ये जानना चाहेंगे कि ये किस वक्त घटना हुई, ये बादल किस टाइम फटा और वहाँ पर किस तरह का क्षेत्र था। खासतौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस स्टेशन है उसको भी नुकसान पहुंचा है, वहाँ के जो राजमार्ग है उनको भी नुकसान पहुंचा है, रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल ये आज रात देर गए वहाँ पे जो है ये बादल फट गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और उसके साथ में रेलवे ट्रैक आ गया है। वहाँ का जो निवासी पुलिस स्टेशन है वो भी उसके साथ में आ गए हैं। इसके साथ साथ वहाँ कुछ रेजिडेंशियल हाउसेस को भी नुकसान पहुँचा है और नेशनल हाईवे भी एक जगह पे कट गया है इसकी वजह से। लेकिन अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का जो पहला मोड है उसमें जो कनेक्टिविटी है गाँव के तौर पर, क्योंकि ये गाँव जो है एक दूर दराज रिमोटेस्ट एरिया है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का और जंगली इलाका है और इस बादल फटने की वजह से जो फ्लैश फ्लड्स हुई है उसमें जो गाँव का जो रोड है, जो कनेक्टिंग लिंक है वो टूट गई है। उसको बहाल करने पे इस वक्त जो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है और इसमें और कितना नुकसान होगा उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जो अभी तक इतलात है उसमें 4 लोगों की उसमें जो है मृत्यु होने की खबर है और कुछ 6 लोग घायल हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया गया और उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। यूनियन मिनिस्टर जो जितेंद्र सिंह जो जिसके क्षेत्र में आता है वो निगरानी उसमें इस पूरे प्रोसेस में बनाए हुए हैं। उन्होंने जो लोकल डिप्टी कमिश्नर है उनसे बात की है और पूरा जो इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम ने भी वहाँ के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हिदायत दी है कि जो भी जितना भी हो सके मुमकिन तौर पे इस वक्त वो किया जाना चाहे और वो किया भी जा रहा है इस वक्त पे, क्योंकि जो एडिशनल टीम्स ऑफ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी की है वो अभी वहाँ पे रवाना की गई है, जो हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी लाई जा रही है और लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जिस तरह से टूटा हुआ है उसके लिए भी और थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है वहां पर लोगों को। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई भारी तबाही के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है वहां भी, और इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या यहां पर 58 हो गई है, जबकि 75 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। और सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस जवानों के साथ ही सैकड़ों की संख्या में वॉलंटियर्स राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। लोगों को मलबे से निकालने के लिए बड़ी और अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर डेरा डाले हुए हैं और अभियान की बारीकी से निगरानी रख रहे हैं। तो दोनों ही तरफ अभियान रेस्क्यू ऑपरेशन के
युद्ध स्तर पर जारी हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां राजधानी दिल्ली में हर रोज लाखों गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं। दफ्तर जाने वालों से लेकर छात्रों तक, कारोबारियों से लेकर माल ढोने वाले ट्रकों तक, हर किसी को जाम में फंसना पड़ता है। राजधानी को जाम से राहत दिलाने और सफर को तेज और आसान बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली की आउटर रिंग रोड, मुकरवा चौक और धौला कुआं पर ट्रैफिक की भीड़ से बचाएगा UER-2। 30 किलोमीटर का लंबा खंड GT करनाल रोड, रोहतक रोड से आने वाले लोगों को गुरुग्राम और दिल्ली एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 5,580 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहिणी सेक्टर 37 में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान करेंगे। मल्टी कनेक्टिविटी मॉडल पर ये परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिसमें कि कई टनल और अंडरपास जो है वो बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद से दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि अब जाम से राहत मिल सकेगी। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली से बहादुरगढ़ और सोनीपत तक सीधी पहुंच होगी। औद्योगिक संपर्क में सुधार होगा, शहरी यातायात कम होगा और NCR में माल की आवाजाही में तेजी आएगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत ही प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेस वे के 10.1 किलोमीटर लंबे खंड का भी उद्घाटन करेंगे। ये 5,360 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये खंड यशोभूमि, DMRC की ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, बिजबासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे कुल 29 किलोमीटर लंबा है। मार्च महीने में प्रधानमंत्री ने इसके 19 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया था। द्वारका एक्सप्रेसवे का नवनिर्मित 10.1 किलोमीटर लंबा खंड एलिवेटेड है। ये दिल्ली द्वारका को गुरुग्राम से कनेक्ट करेगा। वहीं अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 एक्सप्रेसवे से यशोभूमि पर आकर जुड़ेगी। इससे अलीपुर से सीधे गुरुग्राम तक बिना जाम की कनेक्टिविटी मिलेगी। अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और भारतीय जनता पार्टी की आज अपने संसदीय बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार ये बैठक आज शाम होगी और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही संगठन महासचिव BL संतोष समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बैठक में अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों के अलावा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय किए जाने की संभावना है। और आज की होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ और इसी महत्वपूर्ण बैठक पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अहम बैठक होने जा रही है, शाम में काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। क्या क्या मुद्दे इसमें हो सकते हैं शामिल? ये देखिए, संसदीय बोर्ड की बैठक बीजेपी की तब बुलाई जाती है जब कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता है। हम जानते हैं कि बीजेपी की सर्वोच्च बॉडी है जो महत्वपूर्ण फैसले लेती है। NDA की बैठक हुई थी और जिसमें हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकृत कर दिया गया था कि NDA के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो उसका चयन होना है, उसमें एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये छोड़ दिया गया था। अब ये बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में माना जा रहा है कि उस उम्मीदवारी पर मोहर लगाई जा सकती है, यानी NDA का जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा उस पर उसकी मंजूरी बीजेपी संसदीय बोर्ड में दी जाएगी। इस तरह की चर्चा है। हम जानते हैं कि NDA की बैठक में एक सर्वसम्मति से यह बात हुई थी कि NDA अपने उम्मीदवार को उतारेगा और हम जानते हैं 21 जो अगस्त है वो आवेदन की नामांकन की जो तारीख है वो अंतिम दिन भी है। तो ऐसे में अब ज्यादा समय नहीं है, तो माना जा रहा है कि आज इस पर चर्चा होगी। कल या परसों NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा और 21 तारीख को संभवतः नामांकन होगा, जिसमें सारे NDA के जो प्रमुख नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। एक तरह से एकजुटता का प्रदर्शन भी होगा NDA की तरफ से।
शैलेंद्र, क्या उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर क्या कुछ चर्चा सामने आई है? क्या कुछ नाम भी हैं जो गर्दिश कर रहे हैं? देखिए, अक्सर जो कयासबाजी होती है, जो मीडिया में चर्चा होती है और जब नाम ऐलान होते हैं महत्वपूर्ण पदों पर, तो हम देखते हैं कि वो उनकी कोई भनक नहीं रहती है। हमने देखा है पिछले 2 दिनों में जो नाम मीडिया में चर्चा में है या फिर पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में जो छप रहे हैं, उसमें थावर चंद गहलोत जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर हमने देखा, उनका एक लंबा अनुभव रहा है और राज्यपाल के तौर पर वो काम कर रहे हैं मौजूदा समय में, तो उनका नाम बहुत चर्चा में है। चूंकि दलित वर्ग से आते हैं, ऐसे में ये चर्चा लगाई जा रही है कि क्या उनके नाम का प्रस्ताव एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर हो सकता है। दूसरा नाम ओम माथुर का है, जो बहुत वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, गुजरात के प्रभारी रहे हैं लंबे समय तक, बीजेपी में उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी रहे हैं, मौजूदा समय में राज्यपाल के पद पर काम कर रहे हैं, उनका नाम बहुत चर्चा में। इसके साथ ही साथ कई अन्य राज्यपाल का नाम या फिर कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में है। लेकिन ये सब सिर्फ एक अनुमान, ये कयास है बस खाली, ये लेकिन हतमी फैसला तो बैठक के बाद ही होगा। जी, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हम थोड़े बहुत आपसे नाम जानना चाह रहे थे जो गर्दिश कर रहे हैं। जी शैलेंद्र। जी बिल्कुल, हम उसी की बात कर रहे थे कि वरिष्ठ नेताओं की एक पूरी फेहरिस्त है बीजेपी में, जो अनुभव रखती है, जो विभिन्न पदों पर जिन्होंने काम किया है, पार्टी में लंबा अनुभव रहा है और राज्यपाल के तौर पर भी काम किया है या मौजूदा समय में राज्यपाल है। ऐसे तमाम आधा दर्जन नामों की चर्चा खूब हो रही है और पिछले 24 घंटे में जो 2 बड़े नाम उभर कर आए हैं, उसमें हम थावरचंद गहलोत और ओम माथुर के नाम की बहुत चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन अंतिम तौर पर फैसला क्या होगा, कौन होगा एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, इसके लिए इंतजार ही करना होगा। क्योंकि कई बार चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं, ऐसे नाम सामने आते हैं। हमने देखा है बीजेपी के जब मुख्यमंत्रियों की जब चर्चा होती है कि कौन होगा जिस राज्य में बीजेपी मुख्यमंत्री आगे करके चुनाव नहीं लड़ती, और विधायक दल में अचानक कोई नया नाम सामने आ जाता है। हमने राजस्थान में देखा, हमने बाकी राज्यों में देखा, तो ये कयासबाजी ही है। लेकिन ये जरूर है कि एनडीए ने पूरी तरह से सम्मत से फैसला किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक तो पूरी तरह से देखें, उन्हें फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। और संसदीय बोर्ड में एक तरह से मोहर लगती है, जब कहा जाता है कि संसदीय बोर्ड तभी बुलाई जाती है जब किसी उम्मीदवार के नाम पर सीएम उम्मीदवार को करना होता है कहीं बीजेपी को, या फिर मोहर लगानी होती है। जी जी, काफी अहम और महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है हर मुद्दे के लिहाज से भी, और खास तौर पे आपने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के ऊपर नाम तय हो सकता है। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से नेपाल की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। मिस्री नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर जा रहे हैं और दोनों ही देशों के बीच सचिव स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा, हवाई उड़ानों, ऊर्जा क्षेत्र आदि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश सचिव का ये दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सितंबर में होने वाली भारत यात्रा से पहले हो रहा है। भारत अपनी पड़ोस प्रथम नीति के तहत नेपाल के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है।
और इसी खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए आइए हम अपने संवाददाता से बात करते हैं, अखिलेश सुमन से। अखिलेश, केपी शर्मा ओली जो सितंबर में भारत की यात्रा करने जा रहे हैं और उससे पहले ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, किन किन मुद्दों पर सहमति बनने की उम्मीद है और उनकी ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए, ये सहमति की बात नहीं है, ये यात्रा की तैयारियों से संबंधित उनकी यात्रा है। केपी शर्मा ओली के लिए एक औपचारिक निमंत्रण पत्र भी ऐसे पहले उनको सारी चीजें तय हो गई है, लेकिन औपचारिक निमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें वो सौंपेंगे खुद जाकर। उसके अलावा उनकी मुलाकात वहाँ के जो विपक्ष के नेता है प्रचंड, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी और कई अन्य जो कांग्रेस के नेता है शेर बहादुर देउबा, उनसे भी मुलाकात होगी। तो भारत और नेपाल के बीच का जो संबंध है वो सत्ता और पार्टी से इतर भारत के संबंध है नेपाल के साथ। एक तरह से कहते हैं पहले रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल और भारत के साथ। इन रिश्तों को हमेशा लगातार कहिए कि लगातार इन रिश्तों को ऊर्जा देने की जरूरत होती है, इन रिश्तों को और मजबूत करने की जरूरत होती है। इन रिश्तों में जो आपसी मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कि खास तौर पे एक कनेक्टिविटी का मुद्दा होता है, खास तौर पे जो एक नेपाल के विकास का मुद्दा होता है, विकास में भारत की सहायता का मुद्दा होता है। उसके अलावा नेपाल और भारत के बीच में जो कई बार नेपाल की धरती का उपयोग आतंकवादी करते हैं, इस तरीके का मुद्दा होता है। उसके अलावा नेपाल अभी एससीओ में जाने वाला है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां होंगे एससीओ की बैठक शिखर सम्मेलन में चीन में, तो चीन ने नेपाल को भी आमंत्रित किया है। तो उसके बारे में क्या आपसी ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिससे एससीओ में उठाया जा सकता है। इन सारे मुद्दों पर विदेश सचिव एक तरीके से कहे कि कंसल्टेशन करेंगे वहां अपने काउंटर पार्ट अमित बहादुर देउबा के साथ। और उनकी मुलाकात चूंकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से हुई तो वो भी भारत की तरफ से उन्हें ग्रीटिंग देंगे। तो यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पे ऐसे समय में आप जब देख रहे हैं कि अभी पहलगांव की घटना हुई थी, पहलगांव पे आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें कि नेपाल के भी एक नागरिक मारे गए थे। तो नेपाल में भी इस बात की बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो सीमा पार आतंकवाद आ रहा है वह आतंकवाद पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित कर रहा है। तो निश्चित तौर पर नेपाल और भारत किस तरीके से इस तरीके के आतंकवाद का, इस तरीके की आतंकवादियों का मुकाबला कर सकते हैं, या दोनों देशों में अगर कोई रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया है जिसमें कि धर्म के आधार पर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कोई कर रहा है, तो इस तरह की प्रक्रियाओं को किस तरीके से रोका जा सकता है, इस पर भी दोनों देश विचार करेंगे। और निश्चित तौर पर यह भी एक एजेंडे में शामिल होगा। लेकिन एक जो बहुत ही अहम सवाल होता है दोनों देशों के बीच में कि जो सांस्कृतिक है, कल्चरल जो रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में, उस रिलेशनशिप को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए और उस रिलेशनशिप को और कैसे मजबूत बनाया जाए, इस बात के लिए लगातार खाद पानी की देने की जरूरत होती है। और इस लिहाज से कहे तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री की जो यात्रा है ये काफी महत्वपूर्ण है। यह उनकी दूसरी यात्रा है विदेश सचिव बनने के बाद। पिछले साल अगस्त में भी वहां गए थे जब वो विदेश सचिव बनाए गए थे। उसके बाद एक तरीके से कहे कि वो तो उनका फैमिलियराइजेशन ट्रिप था, लेकिन यह उनका एक महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्रा है जिसमें कि वो अक्रॉस द बोर्ड अधिकारियों से लेकर और राजनीतिक नेताओं से मिलेंगे। होने जा रही है जो एक तरह से रूपरेखा तय करेगी केपी शर्मा ओली की सितंबर में होने जा रही भारत यात्रा को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भारत लौट आए हैं और देखते हैं अंतरिक्ष के सफर की उनकी झलकियां। तो अंतरिक्ष में परचम लहराने के बाद वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज तड़के पहली बार भारत पहुंचे और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने उनका स्वागत किया। और इस दौरान शुभांशु शुक्ला का परिवार भी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद रहा और साथ ही छात्रों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने शुभांशु शुक्ला का जोरदार स्वागत किया। शुभांशु शुक्ला अमेरिका के टेक्सास से नई दिल्ली पहुंचे हैं। स्वदेश वापसी के तुरंत बाद उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने
और ISS में अपने यादगार अनुभवों और प्रयोगों को उनके साथ साझा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली के बाद वे अपने गृह नगर लखनऊ जाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।